हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड यू आर वाचिंग लॉ अभ्यास। फ्रेंड्स, आज का ही हमारा लेक्चर पार्ट 2 है हमारे उस लेक्चर का जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमें सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ना चाहिए और कैसे ऑर्डर्स और सेक्शंस को साथ में लेते हुए हमें उन्हें मेमोराइज करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन है कि अगर आपने अभी तक उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए इस पार्ट को समझना और इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे कोर्ट ऑर्डर 5 की हेल्प से डिफेंडेंट को सम्मन भेजती है। ठीक है, सम्मन भेजने के बावजूद भी अगर डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता तब कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है। ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 6 के थ्रू। अगर डिफेंडेंट एक्स पार्टी डिक्री पास होने के बाद कोर्ट में आ जाता है, ठीक है, और कोर्ट को एक रीजनेबल रीज़न देता है, एक वैलिड रीज़न देता है कि वो कोर्ट में क्यों नहीं आ पा रहा था, अगर कोर्ट उसके रीज़न से सेटिस्फाई हो जाती है तब कोर्ट उस एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड भी कर सकती है। ओके, उसे निरस्त भी कर सकती है। कोर्ट के सम्मन देने के बाद विद इन द 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को WS फाइल करनी होती है। ठीक है, ऑर्डर 8 के थ्रू। WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है ऐसे ही डिफेंडेंट WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। ठीक है, अगर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में किसी डेट को क्लेम किया है, ठीक है, यानी किसी उधार का जिक्र किया है कि डिफेंडेंट ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, तब डिफेंडेंट ने भी अगर उसको कुछ दिया था तब वो सेट ऑफ के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे प्लेंटिफ ने क्लेम किए 6 लाख रुपए कि डिफेंडेंट ने मुझसे 6 लाख रुपए लिए थे, ठीक है, तब उस कंडीशन में अगर डिफेंडेंट कहता है कि हाँ जी 6 लाख का तो मुझे पता नहीं, बट इसने मुझसे 3 लाख रुपए इसने भी लिए थे, तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, ये जो 3 लाख रुपए हैं जो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो 6 - 3 कितने, 3 लाख रुपए जो बचे वो कोर्ट डिफेंडेंट से दिलवाएगी प्लेंटिफ को। ठीक है, ये होता है हमारा सेट ऑफ। ठीक है, सेटल कर दिया जाता है, दोनों एक दूसरे के डेटर्स बन गए, दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ उधार लिया है, तो जो मनी जो है उधार दोनों का होगा वो क्या कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ओके, और बाकी का मनी जो है वो दिला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ। ऑल्दो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, तो हम इसे किसी पर्टिकुलर किसी अदर वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इसका ह्यूज टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं। अब क्या हुआ, डिफेंडेंट ने अपनी WS यानी रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी और प्लेंटिफ ऑलरेडी प्लेंट फाइल कर चुके हैं। अब काम आता है कोर्ट का। अब कोर्ट क्या करती है, मिसलेनियस एप्लीकेशंस। अब ये क्या होती है, मिसलेनियस एप्लीकेशंस क्या होती हैं, देखिए जब हमने आपको इसका फर्स्ट लेक्चर बताया था तब बताया था कि प्लेंटिफ अगर चाहे तो अपनी प्लेंट्स के साथ कुछ एप्लीकेशंस भी डाल सकता है। जैसे कि अगर वो इंडिजेंट पर्सन है, ठीक है, एक गरीब व्यक्ति है, तब क्या करेगा, वो कोर्ट में एक इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन फाइल करेगा, एक पॉपर की एप्लीकेशन फाइल करेगा ऑर्डर 33 में। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक किसान था, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया और कोर्ट से स्टे मांगा कि ये जो बिल्डर है ना ये इस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग खड़ी ना कर पाए, तो वो इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल करेगा, इंजंक्शन सूट डालेगा ऑर्डर 39 में। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर 7 रूल 10 यानी कि रिटर्न ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन हो गई, या हमारी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन हो गई ऑर्डर 7 रूल 11 में। ऐसी सारी एप्लीकेशंस जो होंगी वो इस ड्यूरेशन में कोर्ट इनको ग्रांट करना है या नहीं करना इनको डिस्कस करेगी, इन पर डिसीजंस देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके बाद जब WS फाइल कर दी जाएगी तब कोर्ट इन सारी मिसलेनियस एप्लीकेशंस को यहाँ डिस्कस करेगी। ओके, इन सारे प्रोसीजर के बाद कोर्ट क्या करती है, इशू फ्रेम करती है ऑर्डर 14 के थ्रू। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले ऑर्डर 9 तक डिस्कस कर लिया है, राइट। अब ऑर्डर 10 to 13
ये बीच का पॉइंट हमने मिस क्यों कर दिया? देखिए वो जो है वो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट की प्रैक्टिस है वो। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर रहते हैं? जैसे कि ऑर्डर 10 की हम बात करें तो वो है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ऑर्डर 12 एडमिशन, और ऑर्डर 13 हो गया प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी जो चैप्टर्स हैं हमारे, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो कहलाएगा सिविल इश्यूज का, सिविल ट्रायल का, वो कहलाएगा हमारा फ्रेमिंग ऑफ इशू, ठीक है। जब कोर्ट इशू फ्रेम करेगी तब वो जो है ट्रायल का पहला स्टेप कहलाएगा। तो फिर ये जो पहले के जो चैप्टर्स, जो पहले के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे ऑर्डर 1 to 13 तक, वो किस चीज़ से रिलेट है, ठीक है। क्या हमने वो बकवास करी थी? नहीं, वो जो है वो प्री ट्रायल स्टेप्स हैं, ओके। अब देखिए जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज का मतलब होता है कि कोर्ट क्या करती है, पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट करती है जो कि इशू में होते हैं, जिन पर दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वो जो झगड़े की एक्चुअल जड़ है। देखिए दो तरीके के इश्यूज होते हैं, इशू ऑफ लॉ एंड सेकंड वन इज इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ लॉ क्या होता है? इशू ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट जहां पर कोर्ट के जुरिडिक्शन पर क्वेश्चन हो, ठीक है, कि ये कोर्ट, हमने आपको जुरिडिक्शन बता दिया है, 3 तरीके का होता है, पेक्यूनरी, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटोरियल। तो अगर इनमें से कोई चीज़ क्वेश्चन में है तो वो, या फिर सूट ही बार्ड बाय लॉ, ये क्वेश्चन में है, तो ये इश्यूज जो हैं वो इशू ऑफ लॉ में आएंगे और ये पहले सेटल किया जाएगा, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा इशू ऑफ फैक्ट। ये क्या होता है? देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि दो पार्टीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, प्लेंटिफ वाइफ है और हस्बैंड है उसके डिफेंडेंट। अब वाइफ कहती है कि देखिए हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, ये मुझे मारते पीटते थे, मुझसे डाउरी की डिमांड करते थे, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं इनका मेंटेनेंस तक हमें नहीं देते थे, मैं इनका खर्चा खुद से उठा रही थी, ठीक है। अब डिफेंडेंट कहते हैं हाँ जी शादी हुई, हाँ जी बच्चे भी हुए, बट ऐसा नहीं है, मैंने इनसे कभी डाउरी की डिमांड नहीं की, और मारता पीटता मैं तो छूता तक नहीं था, इस तरीके का मैं व्यक्ति ही नहीं हूँ, ठीक है। और मेंटेनेंस, वो मेरे बच्चे हैं, मैं मेंटेनेंस क्यों नहीं दूंगा, ठीक है। तो कोर्ट क्या करती है, ये जो पॉइंट्स हैं जिन पर प्लेंटिफ अलेज्ड कर रहा है, प्लेंटिफ आरोप लगा रही है और डिफेंडेंट उनको मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर कोर्ट इशू बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, इश्यूज इन पर फ्रेम किए जाएंगे। अब कोर्ट से कोई पॉइंट फ्रेम होने से रह गया था, ठीक है, तब वो उसे अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ सकती है, ठीक है, या कोई नया पॉइंट अगर कोर्ट के सामने आता है, ठीक है, कोई नया इशू आता है तो उसे एडिशन कर सकती है, और अगर कोई पॉइंट, कोई इशू गलत आ गया है तो उसे स्ट्राइक आउट, उसको ख़त्म भी कर सकती है। ये कहाँ पे मेंशन है? मेंशन है हमारा ऑर्डर 14 रूल 5 में, ठीक है। बट ऐसा जो अमेंडमेंट होगा या ऐसा कोई स्ट्राइक आउट भी होगा, वो डिक्री के पास होने से पहले ही किया जाएगा, ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ बिफोर पासिंग द डिक्री, ओके। अब कोर्ट ने क्या करा, इशू फ्रेम कर दिए। अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर ही इन इश्यूज का सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है, या जो एविडेंसेस यहाँ पे पेश किए गए हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं वो सफिशेंट हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा केस को खींचने में अब कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है, जो पार्टीज़ हैं वो सेटलमेंट करने के लिए भी तैयार हो गई हैं, या फिर एविडेंसेस जो है वो सफिशेंटली आ चुके हैं कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से हो चुके हैं, तब कोर्ट उस कंडीशन में यहीं पर ही सूट का डिस्पोजल कर देगी और जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, ओके। अब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो एविडेंसेस पेश किए गए हैं वो सफिशेंट नहीं है, ठीक है, तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, डिसीजन को अभी अपने जो है पोस्टपोन कर देगी और फर्दर प्रोसीडिंग चलाएगी। अब फर्दर प्रोसीडिंग्स में क्या आएगा, जैसे कि कोर्ट विटनेसेस को सम्मन भेजेगी ऑर्डर 16 में, ठीक है। ये कब भेजे जाएंगे,
जब से इशू फ्रेम किए गए हमारे, ठीक है, जब से हमारे इशू फ्रेम किए गए तब से 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, जो पार्टीज होंगी अपने विटनेसेस की लिस्ट कोर्ट में पेश करेंगी कि हमें किस किस पर्सन को एज अ विटनेस कोर्ट में लाना है, ठीक है, 15 दिन के अंदर। कोर्ट उसके बाद उनको सम्मन भेजेगा, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि एडजॉर्नमेंट कर देना चाहिए, कुछ टाइम का अवकाश दे देना चाहिए, तब वो ऑर्डर 17 में ये दे सकते हैं, ठीक है। अब पार्टीज ने अपने अपने विटनेसेस की लिस्ट दे दी, ठीक है, कोर्ट ने उनको सम्मन भी भेज दिया ऑर्डर 16 में। अब उसके बाद विटनेस आ भी गए, अब क्या होगा, अब उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा ऑर्डर 18 के थ्रू, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें ओरल एविडेंसेस पेश किए जाते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी पेश किए जाते हैं, ओके। इसी प्रोसीडिंग के दौरान अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, तब कंसेंट डिक्री आ सकती है, ठीक है, या फिर अगर प्लेंटिफ को लगता है कि हमारा सेटलमेंट ऐसे ही हो सकता है, तब वो विड्रॉल भी कर सकता है केस को, ऑर्डर 23, ओके। अब अगर कोर्ट को लगता है कि इस ड्यूरेशन में, ठीक है, वो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, वो क्या होती है, वो हमारी मेंशन है सेक्शन 75 टू 78 में, यानी कि कोर्ट कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं, किस लिए, पर्सन्स को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए, इन सारी चीज़ों से रिलेट। अभी यहाँ पर हम कमीशन नहीं बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना समझ लीजिए कि कोर्ट इस ड्यूरेशन में जो है वो कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है। अब अगर कोई पार्टी, फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ ही कोर्ट में आता है और कहता है कि अगर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया ना, तो हो सकता है कि क्या करे, डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को वहाँ से गायब कर दे, ठीक है, या फिर उसको ख़त्म कर दे या किसी को बेच दे, तो कोर्ट उस कंडीशन को देखते हुए प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है, ओके। ऑर्डर 38 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ हमारा सेक्शन 94 टू 95 जो है वो भी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स से रिलेट है। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसी हैं उसमें, देखिए, अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन जो है वो कोर्ट में नहीं आएगा, तब उस कंडीशन में वो उसे अरेस्ट कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, ठीक है, या फिर अपॉइंट कर सकती है रिसीवर्स को, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि केस ऐसा है कि कोर्ट के बाहर भी इसको सेटल किया जा सकता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में वो ADR यानी कि अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, आर्बिट्रेटर, किसी कंसिलेटर, इन तरीके के लोगों को भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, और या फिर पार्टी से कह सकती है कि ये केस जो है आप ADR के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 89 इससे रिलेट हो गया। साथ ही हमारा मेंशन है ऑर्डर 10 रूल 1A to C में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये सेक्शन 89 के अलावा ADR की प्रोसीडिंग और कहाँ पर है, तो ऑर्डर 10 रूल 1A to 1C, ओके। देखिए, अब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि केस में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्ट की वैलिडिटी से रिलेट है, या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन कोई ऐसा पॉइंट है जो कि वो कोर्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकती, तब वो उस कंडीशन में ऐसे केस को रेफर कर देगी हाई कोर्ट में, ठीक है, अंडर सेक्शन 113, ओके। अगर किसी पार्टी जो एग्रीवेट पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी, अगर उसको लगता है कि जजमेंट को एक बार और देखना चाहिए, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है रिव्यू के लिए, ठीक है, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है वही कोर्ट उसको दोबारा देखेगी, ओके। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिसका सल्यूशन किसी लॉ में नहीं दे रखा, ठीक है, कोई नई प्रॉब्लम अराइज होती है, तब उस कंडीशन में कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर भी है, ठीक है, अंडर सेक्शन 151, ओके। अब देखिए, ये सारी चीज़ें होने के बाद कोर्ट अब दोनों पार्टीज को बुलाती है फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है, कि आ जाइए भाई अब दोनों आप, और अपने जो फाइनल एविडेंसेस, आपको डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको जो आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, अब आप आ जाइए, ठीक है। फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद
अब कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगी, ठीक है, उस पर डिक्री देगी। अब आपको एक चीज़ बता दें हम कि जजमेंट में ऑर्डर एंड डिक्री दोनों चीज़ें आती हैं। ऑर्डर जो होता है वो विद इन द प्रोसीडिंग, जो भी हमने अभी चीज़ें डिस्कस की लास्ट लेक्चर में भी, अभी भी, उस दौरान किसी भी ड्यूरेशन में कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो हज़ारों दे सकती है, ठीक है। बट डिक्री जो होंगी वो फाइनली आएगी, ठीक है। दो तरीके की डिक्री होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। इनको हम जब डिक्री वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे तब उसको बिल्कुल क्लियर वे में आपको चीज़ें समझाएंगे। अभी आप ये चीज़ समझ लीजिए, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस है कि डिक्री जो होगी वो फाइनली एक ही होगी, ठीक है, जो कि जजमेंट आने के बाद दी जाएगी, ओके। और ऐसा जो जजमेंट होगा, ऐसी जो डिक्री होगी, इसको अगर पार्टीज अपनी कंसेंट भी देना कि इसमें कोई चेंजेस कर दीजिए, कोई अमेंडमेंट कर दीजिए, तब भी कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, ओके। एक बार जजमेंट आ गया मतलब आ गया, ओके। अब देखिए, अब ये जो डिक्री होगी इसका एग्जीक्यूशन भी होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन हमारा कहाँ होगा, चाहे डिक्री हो चाहे ऑर्डर्स हो, दोनों का एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में होगा। अब देखिए, जो ऑर्डर 21 है ना, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसमें 106 रूल्स हैं, ठीक है। ये एक कई बार ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी देखा है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो सबसे बड़ा है, या फिर ऑर्डर 21 में टोटल कितने रूल्स हैं। तो इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा, इसमें 106 रूल्स हैं, ओके। अब देखिए, एग्जीक्यूशन हो गया। अब एग्जीक्यूशन, अगर देखिए कोई पार्टी अगर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तब वो क्या करती है, तब उसके पास क्या रेमेडी है, वो उसकी अपील कर सकती है, ठीक है। पहली फर्स्ट अपील होगी, ओरिजिनल कोर्ट की जो अपील होगी वो उसकी हायर कोर्ट में होगी, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है इसका 41 और सेक्शन 96 to 99, ठीक है। अगर वो फर्स्ट अपील के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सेकंड अपील होगी, और सेकंड अपील 100 to 103, ऑर्डर 42। देखिए, यहाँ जो ऑर्डर और सेक्शंस को हम साथ में ले रहे हैं ना, इसका रीज़न ही यही है कि आपको ये समझाना कि हमें ऑर्डर्स और सेक्शंस को ना साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स हमें प्रोसीजर प्रोवाइड करेंगे और सेक्शंस हमें सब्सटेंटिव लॉ समझाएंगे, ओके। अच्छा, एक बात और कि ये जो अपील की जाएगी, इस अपील के साथ हम स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, जो हमारा एग्जीक्यूशन होने वाला था डिक्री का, उसके स्टे के लिए हम एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो फिर अपील करने का बेनिफिट ही क्या मिलेगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम उस ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं, स्टे के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एग्जीक्यूशन ना हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, ओके। अब और हमारे पास क्या रेमेडी है, हमारे पास रेमेडी है रिवीजन की, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करेगी, जो जिस कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया है उस कोर्ट को रिकॉर्ड्स को जो है वो मंगा सकती है कि आपने ये जजमेंट किस बेस पर कैसे दिया है, ओके। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया कि किस तरीके से हमें सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमने आपको होल प्रोसीजर बता दिया है, और जो चीज़ें रह गई हैं वो एक साइड प्रोसीजर चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्डर 44 की, तो ऑर्डर 44 जो है वो अपील है इंडिजेंट पर्सन की, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें हमारी ऑर्डर 22 की, तो ऑर्डर 22 किस चीज़ से रिलेट है, ऑर्डर 22 जो है वो हमारा रिलेट है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसीज ऑफ द पार्टीज। तो ये सारी क्या है, ये साइड में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ओके। तो मेन जो प्रोसीडिंग्स हैं हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको और देख लीजिए, इसका बार बार रिवीजन कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, इससे मेरा मोरल बूस्ट होगा, ओके।